जय हिंद दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को जाना था कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस क्या होता है? तो कैपेसिटेंस बेसिकली प्रॉपर्टी थी टू होल्ड चार्ज, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैंने वो आप लोगों को ऑलरेडी बताया था। और जिस डिवाइस से हमें कैपेसिटेंस मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। जैसे आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा भाई साहब, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी थी जो हमें किससे मिलती थी? रेजिस्टेंस से मिलती थी। सेम तरीके से कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है जो हमें कैपेसिटर से मिलती है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या है कैपेसिटर? देखिए, कैपेसिटर it is basically a system of two conductors having equal and opposite charge। अगर इस पे चार्ज प्लस क्यू है तो इस वाले कंडक्टर पे चार्ज क्या होगा? माइनस क्यू होगा। यानी कि इट इज अ सिस्टम of two conductors which are separated by some distance and are having equal and opposite charge। इसका मतलब अगर इस कैपेसिटर के सिस्टम पे आप टोटल चार्ज निकालने बैठ जाएं, टोटल चार्ज क्या होगा? Q। अलजेब्रिक प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी कट जाएगा, टोटल चार्ज कितना आएगा? 0। तो इसका मतलब कैपेसिटर क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो कंडक्टर होते हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस और उन दोनों में ही इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है। बहुत ही सरल भाषा में, ठीक है। तो बिना किसी फालतू बकैती और टाइम गवाए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मेन टॉपिक। देखिए, तो ये तो आप बताइए मैंने आपको, आज जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वो सबसे पहला कैपेसिटर होने वाला है जो कि सबसे पहले कैपेसिटर वजूद में आया था और इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पहले इसका यूज होना स्टार्ट हुआ था। अब तो काफी चीजें डेवलप हो चुकी है और हम काफी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैपेसिटर हम लोग यूज करने लगे हैं, लेकिन जो बेसिक है वो यहीं से निकल के आया है। इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? पैरेलल। ढंग से लिख देता हूं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर, यानी कि उसकी प्लेटों के बीच में क्या होगा? हवा। क्या होगी? हवा। देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। पहले जब भी हम कभी इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को समझते देखना पड़ेगा हमें कितनी चीजें होती हैं। देखिए, तो इसका कुछ सिंबल होता है बुक में, ये 2 डायमेंशन कुछ इस तरीके से होता है। इसमें क्या क्या पैरामीटर होते हैं? अगर हमने यहाँ पे हवा भरी दी है तो उसका मीडियम क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट। समझ पा रहे हैं? इसकी जो प्लेट के बीच की सेपरेशन है इसको बोलते हैं स्मॉल डी, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। और एक होता है प्लेट एरिया। प्लेट एरिया आता है, आपको देखा था कि प्रैक्टिकली प्लेट होती है ना इस तरह से होती है। किस तरह से होती है? इस तरह से रखी हुई होती है, ऐसे ऐसे होता है। कैसे होता है? ऐसे। तो अगर प्लेट आपकी ऐसे रखी हुई है प्रैक्टिकली 3D में तो कुछ प्लेट का एरिया भी तो होगा ये। हाँ, तो अभी हमने क्या हुआ, हमने दोनों प्लेट बिल्कुल सिमेट्रिकली ली हुई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। तो कोई आपसे बोलेगा इसमें ए क्या है, तो ए इज एरिया ऑफ ईच प्लेट, डी इज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। समझ पा रहे हैं? हाँ। और आप मुझे बताइए, अगर ये इस तरह से, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या है कैपेसिटर? ये पॉजिटिव चार्ज, ये उतना ही नेगेटिव चार्ज। आपको सोचिए, क्या इसकी एरिया के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी? डेफिनेटली करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो कैसे निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड? आप बताइए, कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से जाएगी, उसका नाम क्या होगा? E1। और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव अपनी तरफ बुलाएगा। देखिए, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से दूर जाती है और नेगेटिव के पास आती है। तो एक तो है E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट एंड E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट। अब देखिए, आप सब लोगों को एक याद कीजिए, मैंने आप लोगों को बताया, हम लोगों ने इनफाइनाइट शीट के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकल गया था E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वो तब था जब हम बोथ साइड पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर जब हम सिंगल साइड पढ़ेंगे तो सिंगल साइड जब ये दोनों साइड का है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आया था E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ पर जो सिग्मा था ये सरफेस चार्ज डेंसिटी थी। यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, Q प्लेट पे चार्ज है, A उसका एरिया है, ठीक है। अब आप बताइए, E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तब आया था जब हमने अपनी प्लेट से बोथ साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर की थी। अब की बार हम सिर्फ एक साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं, तो आंसर भी क्या हो जाएगा? उसका हाफ हो जाएगा एग्जैक्टली। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव प्लेट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन तब था जब हम दोनों साइड निकाल रहे थे। अब मैंने बोला यहाँ की गायब कर दो, सिर्फ यहाँ की रहने दो, तो आंसर क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 2। तो इसका मतलब आपका जो, ध्यान से देखिए, आपका जो E1 की वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट वो भी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों की डायरेक्शन देखिए, आप दोनों रेड वालों की डायरेक्शन देखिए, एक साइड है ना, तो आपकी बन जाएगी वैल्यू E क्या होगा? E1 प्लस E2। E की वैल्यू दोनों को ऐड कर दोगे, हाफ हाफ बन जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 1 बन गई आपकी, ठीक है। मैं तो कहता हूं इसको और सिंपलीफाई करते हैं। क्या करते हैं? इसको और सिंपलीफाई करते हैं। इसको और सिंपलीफाई करेंगे, सिग्मा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। सिग्मा क्या होता है? Q अपॉन A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बन जाएगी Q
अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, तो किस तरह से मैंने लोगों को याद कीजिए, हमने गॉस लॉ में डेरिवेशन की थी, किस तरीके से मैंने उस प्लेट वाले कंसेप्ट को यहाँ यूज कर दिया, समझ पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल टू द पॉइंट हिट करेंगे, फालतू की बकवास करने कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वीडियो मतलब क्लास में अगर हम पढ़ते हैं तो हम और डिस्क्रिप्टिव में जा सकते हैं और मजे से पढ़ते हैं चीजों को, बट कुछ बोरिंग सा मेथड है पढ़ने का, तो सीधा मेन मुद्दे को हिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ बैठे हम लोग? हाँ यही बैठे। हाँ तो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप याद कीजिए यार, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है, हमें कैपेसिटेंस चाहिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, मेन चीज। ठीक है, तो क्यू यहाँ पर बन चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि कैपेसिटेंस Q इज टू CV होता है, तो C इज टू Q और V, C इज टू Q अपॉन V, ये होता है फॉर्मूला। तो कहीं ना कहीं आप याद कीजिए, हमें कुछ ऐसे वेरिएबल चाहिए, जैसे कि इस वेरिएबल यहाँ पे से V गायब है, तो आपको याद करना पड़ेगा पोटेंशियल कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं। देखिए वैसे भी अगर आप सोचें पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के बीच पोटेंशियल बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, याद कीजिए। हम सब लोगों को पता है कि V इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस E इंटू आर, रिलेशन पढ़ाया था मैंने, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, ऐसे पढ़ते हैं इसको, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, dr आ जाएगा तो dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr पढ़ते हैं, लेकिन जब ये V बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस E इंटू आर। लेकिन अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो इस साइन की मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो वोल्टेज कैसे निकालते हैं, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। मैंने हमने न्यूमेरिकल काफी तरह किया। तो अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आपसे बोलूं व्हाट इज द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, व्हाट इज द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, आप लोग दिमाग लगा के बोलेंगे भैया पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू उसका डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना गया इलेक्ट्रिक फील्ड, डी, कितना गई डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई इंटू डी। समझ आया? बोलो यार, ऐसा तो रूम में बैठ जाना चाहिए, आप बैठ जाना चाहिए, v इज इक्वल टू ई इंटू डी। समझ आ गया? मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 से e का वैल्यू यहां फोड़ दो, इक्वेशन नंबर 1 से e का वैल्यू यहां फोड़ दो, तो v इज इक्वल टू a e q a एप्सिलॉन नॉट इनटू d। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है समझ? फिर ठीक है, समझ आ रहा है तो ठीक है, और नहीं समझ आ रहा है तो ले लो। क्या अबे दोबारा से वीडियो और वीडियो ले लो मेरे से, नोट्स ले लो और समझ लो आनी क्या देखो। हाँ तो अब देखिए समझ आ रहा है। अब क्या करेंगे, इस एप्सिलॉन ए को वहां भेज दो, डी को वहां भेज दो, तो एप्सिलॉन ए ऊपर चले गया और डी नीचे आ गया। इस साइड क्या बन गया, q अपॉन v। हम सभी लोगों को पता है q इज इक्वल टू क्या होते हैं, cv, हमने पिछली बार ड्राइव किए थे। ठीक है, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया, q बाय v, c इज इक्वल टू क्या हो गया, q बाय v। बोलो है ना, तो इसके वैल्यू यहां फोड़ देंगे, q बाय v क्या होता है c, तो c के वैल्यू क्या आ गया, एप्सिलॉन a बाय v। भूलना नहीं कभी तो इसका मतलब कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया प्लेट इंटरसेक्शन इज मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ठीक है, अब देखो मैं इस फार्मूले को हमने जब ड्राइव किया, हम इस फार्मूले को रफली समझ सकते हैं। रफली कैसे, देखिए ये प्लेट है कैपेसिटर की, कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज होल्ड करेगा उतना कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, सिंपल रद्दी सी बात। ये प्लेट का एरिया, जितना ज्यादा इस प्लेट का एरिया बढ़ेगा, जितना ज्यादा इस प्लेट का एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा ये चार्ज होल्ड करेगा, उतना ज्यादा चार्ज में स्टोर करेगा ना, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब डायरेक्टली आप सोच सकते थे कि कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब ये प्लेट है, जितना ज्यादा आप इसको दूर करोगे उतना इफेक्टिव चार्ज घटता रहेगा, उतना चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी घटती रहेगी। तो कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A और D। प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेगा मीडियम, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो ये सिर्फ याद रखने का एक प्रॉपर फिजिकल तरीका है, असल में मैंने आप लोगों को मैथमेटिकल ड्राइव भी करवा दिया है। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। यहाँ पर A क्या होता है, एरिया ऑफ प्लेट, D क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, एंड एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। चलिए अब मान लो मेरे पास बच्चा है और वो बोला, वो क्या बोला, वो बोला हम हैं मिस्टर होला, जो तुम मुझे छोड़ के चली गई, बड़ा पछताएगी। देखो ये तो ए है ना, लेकिन अगर मैं बोल दूं इफ सम अदर मीडियम इज यूज्ड इन बिटवीन द प्लेट्स, है ना, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होगा, कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन A बाय D। और हम सब लोगों को तो पता ही है कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्टली कांस्टेंट। ये अपन लोगों ने पढ़ाया हुआ है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू यहाँ फोड़ दो, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इनटू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो C इज इक्वल टू, देखो मान लेते हैं कि ये A के साथ थी, ये किसके साथ थी, एक चलो छोड़ो ये,
मान लेते हैं ये किसी मीडियम वाली कैपेसिटेंस है, सीएम नाम कैपेसिटेंस विद मीडियम, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या बन गई सी, तो सीएम क्या आ गया के इंटू सी, यानी कि कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज करेगी बाय द इंसर्शन ऑफ डायरेक्ट। तो कोई भी आपसे पूछे बात हिल गया, तो कोई, अरे नीचे का स्टैंड है, हाँ, तो कोई भी आपसे पूछे, तो कोई भी क्या आपसे पूछे कि भाई साहब डायरेक्ट्रिक डालने से क्या हुआ, तो डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ गई। क्या बोल रहा हूं मैं, डायरेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ गई। यही तो एडवांटेज डायरेक्ट्रिक डालने का, क्योंकि डायलेक्ट्रिक की वैल्यू, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू के की वैल्यू कभी 1 से कम हो ही नहीं सकती। सबसे कम तो 1 ही होती है एयर के लिए, फिर 1 से ग्रेटर देन 1 होती है किसके लिए, अदर इंसुलेटिंग मीडियम्स के लिए, इट इज इन्फिनिटी एंड इट इज इनफाइनाइट फॉर मेटल्स। तो इसीलिए कोई आपसे बोले कि अगर हमें चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को इनफाइनाइट पहुंचाना है, मतलब हमें अगर सिस्टम की कैपेसिटेंस को इनफाइनाइट पहुंचाना, तो बोलना भाई साफ सीधी बात है, प्लेट के बीच में मेटल्स डाल दो। क्या डाल दो, मेटल। के की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, कैपेसिटेंस भी इन्फिनिटी हो जाएगी। सही बात है कि नहीं बात है, बट तो कहीं ना कहीं अपनी प्रैक्टिकल यूटिलिटी को खो देगा, और ऐसा हम जनरली करते नहीं है, जनरली ऐसा हम करते नहीं है, तो यो फिर लेगा थोड़ा सा स्टैंड। हाँ, तो समझ आ गया आप लोगों को कि हमने ऐसे में डाला है ना, तो कैपेसिटेंस क्या होगी, के टाइम्स हो गई एज कंपेयर टू एयर। अगर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 होगा तो 6 टाइम्स, 7 होगा तो 7 टाइम्स, 100 टाइम्स, ठीक है। इस तरह से हम कैपेसिटेंस मीडियम निकालते हैं। देखिए मैंने एक क्वेश्चन देता, बहुत ही गलती सा, बहुत ही दूसरा क्वेश्चन दिया था, एक बहुत ही इजी क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है। देखिए हमने क्वेश्चन ये दिया था कि ये क्यू है और ये वोल्टेज है, ये दो ग्राफ है, एक ए का और एक बी का। बताओ किसका जो कैपेसिटेंस है वो ज्यादा है, ठीक है। क्लियर दिख रहा है। आप बताइए यहाँ पे जो ए का जो स्लोप होने वाला है वो आपको क्या देगा, स्लोप ऑफ ए, और ये क्या है, स्लोप ऑफ बी। आप बताओ किसका स्लोप ज्यादा है, ए का या बी का। ए का स्लोप ज्यादा, जाहिर सी बात है, स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर। स्लोप क्या होता है, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। ये भी क्या होता है, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, ठीक है। ये a का और ये किसका, b का। इसका y एक्सिस में क्या है, चार्ज, तो चार्ज की तरफ रख दो। x एक्सिस में क्या है, v, तो v की तरफ रख दो। ग्रेटर इसकी, इसका चार्ज, इसका वैल्यू qb। हम सबको पता है q by v क्या होता है, c। इसका मतलब कुल मिला के q by v क्या बन गया, c। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, ca इज ग्रेटर देन cb। इजी यार, कितना रद्दी क्वेश्चन है। इसका मतलब कैपेसिटेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ B। डायरेक्टली स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कभी ग्राफ को QE ये इस तरह से y एक्सिस x एक्सिस दिया हुआ, तो जो इसका स्लोप होगा डायरेक्टली वो रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि थीटा A और ये क्या है, थीटा B। तो थीटा A जिसका बड़ा है, कैपेसिटेंस भी उसका ही बड़ा होगा। लेकिन जब Q रखा है y में और x में रखा है B, लेकिन अगर एग्जाम में वो एक्सिस को कर दे उल्टा, तब क्या होगा, समझ लें, ठीक है। अब देखो, अब मैं करूंगा, ज्यादा छेड़खानी नहीं करते हुए छोटी सी एक वो करूंगा। ये क्या है, उसकी याद में हम भूल जाते हैं क्या करना है, सब भूल जाते हैं। देखो हाँ, अब मैंने एक्सिस चेंज कर दी, ठीक है। अब की बार जो स्लोप है वो कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब की बार आपको पता है थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी, स्लोप तो थीटा ए का ही बड़ा है, ठीक है। लेकिन अब जो थीटा ए है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, हर बार वो रिप्रेजेंट करेगा y अपॉन x और y अपॉन x ऑफ a एंड ऑफ b, ठीक है। a का स्लोप क्या, v अपॉन q, इस बार v अपॉन q हो गया ऑफ a, और ये क्या हो जाएगा, v अपॉन q ऑफ b। आप सभी को पता है q अपॉन v तो c होता है, लेकिन v अपॉन q क्या होता है, 1 अपॉन c। तो फिर वैल्यू निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, ध्यान से देखिए, 1 अपॉन c a इज ग्रेटर देन 1 अपॉन c b। जब सिंपलीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा c b इज ग्रेटर देन c a। आप लॉजिक समझ रहे हैं। इसका मतलब अगर उसने एक्सिस चेंज करी है तो थीटा ए भले ही बड़ा है थीटा बी से, लेकिन अब की बार सी ए छोटा हो गया किससे, सी बी से, क्योंकि इस केस में जो स्लोप है वो सी को नहीं, वो 1 अपॉन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पिछली बार उसने सी को रिप्रेजेंट किया तो जिसका स्लोप बढ़ा उसका सी भी बढ़ा, इस बार जिसका स्लोप बढ़ा उसका 1 अपॉन सी बढ़ा। 1 अपॉन सी बड़े होने से सी छोटा हो जाता है। समझ गया यार, बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। सी लगा दिया यहाँ पर। समझ आ रहा है आप लोगों, मैंने जो आप लोगों ने समझाया, ठीक है। इसी के मैंने आप लोगों को नोट दिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैंने आज बहुत छोटा सा वीडियो बना के दिया है और आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो मैंने ज्ञान फैलाया है समझ आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।